हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कैरियर वेल। सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना पहला टॉपिक केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। क्योंकि अगर परमाणु है तो ये कायनात है, ये दुनिया है। परमाणु नहीं है तो फिर ये जिस्म, ये कायनात, ये शरीर कुछ भी नहीं है। इस कायनात का, इस ब्रह्मांड की जो हर चीज है वो परमाणु से मिलकर बनी हुई है। तो एक बार सभी लोग लाइव आएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है? तो आज के सेशन की शुरुआत होगी, आगाज होगा। हमारे साथ मोनी यादव हैं, अमित झा हैं, अमन है, सुलेख हमारे साथ हैं, यथार्थ, महेश, सुरेश, कमलेश हमारे साथ हैं, बेबी हैं, वीओडी बैच। वीओडी तो रहती है लाइव के साथ। तो इस उम्मीद के साथ कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एटम के बारे में हम लोगों ने काफी जानकारी ली है और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने बात किया कि किस तरह से लोगों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। लास्ट में बोर साहब आए तो बोर के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। अब आ जाते हैं, हम लोग बात करेंगे आयंस की। तो हम लोग बात करेंगे, अब जो बात करने वाले हैं वो आयंस की बात करते हैं। तो थोड़ा सा आयन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। आयंस क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तब आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स पे चलेंगे। आयन क्या होते हैं? आयन वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिस पर कोई चार्ज होता है ना। तो कोई भी जो चार्ज्ड स्पीसीज है ना, कोई भी चार्ज्ड स्पीसीज है ना, कोई भी आवेशित कण होगा, कोई भी आवेशित कण होगा, स्पीसीज होगा, उसे हम आयन कहेंगे। जैसे मान लिया कि भाई सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस SO4 2 माइनस, ठीक है, NH4 प्लस। तो जिस पर भी कोई चार्ज हो, कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, कोई परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, जिस पर कोई आवेश हो, तो कोई भी आवेशित कण, कोई भी चार्ज स्पीसीज क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। और आयन दो तरह के होते हैं। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। आयंस दो प्रकार के होते हैं। तो आयंस का मतलब क्या हुआ? एनी चार्ज्ड स्पीसीज, कोई भी आवेशित जो कण है उसको हम आयन कहेंगे। जैसे सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस, SO4 2 माइनस, NH4 प्लस। तो कोई भी परमाणु है या परमाणुओं का समूह है जिस पर कोई आवेश हो, कोई चार्ज हो, उसे हम आयन कह देंगे। आयन दो तरह के होते हैं। एक होता है केटायंस यानी धनायन, क्या कहलाएंगे? धनायन। और दूसरा होता है एनायंस, ऋणायन। धनायन और ऋणायन। वैसा आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, धन आवेश होगा, ऐसे आयन को केटायन कहेंगे। लेकिन वैसा आयन जिसपे ऋण आवेश होगा, निगेटिव चार्ज होगा, उसे एनायन कहेंगे। जैसे सोडियम प्लस NH4 प्लस, जैसे कि क्लोरीन माइनस SO4 2 माइनस। तो कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धन आवेश हो उसे हम केटायन कहेंगे, जिस पे ऋण आवेश हो उसे एनायन कहेंगे, और दोनों को एक साथ आयन कहेंगे। ये भी आयन, ये भी आयन। लेकिन वो आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो केटायन कहलाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो एनायन कहलाएगा। बात आ रही है समझ में? तो केटायन वो होते हैं जिस पे धन आवेश होता है, एनायन वो होते हैं जिस पे ऋण आवेश होता है। बात आ रही है समझ में? चलिए, केटायंस और एनायंस कैसे बनते हैं? केटायंस और एनायंस कैसे बनते हैं? तो अगर कोई एटम है, अगर कोई एटम है, कोई एटम है, परमाणु है, और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो केटायंस बनता है, धनायन बनता है। और अगर कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाते हैं तो एनायन बनता है, ऋणायन बनता है। बात आ रही है समझ में? तो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे केटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एनायन बनेगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? इन्फेक्शन है वो, एंटीबायोटिक्स वगैरह लिखेंगे डॉक्टर, सही हो जाएगा। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल से बताता हूं और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो लेट मी टेक अ सिंपल एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब केटायंस एंड एनायंस माय डियर फ्रेंड्स। सपोज ये आपका सोडियम है 11 और 23, 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 23 इसका मास नंबर है। तो अगर किसी एटम में उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, हम बता सकते हैं, सीख चुके हम लोग। तो बताइए इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11 होंगे, और जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस पे नेट चार्ज कितना हुआ बताओ? कुल आवेश कितना हुआ? नेट चार्ज बताइए। तो आप कहिएगा सर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को न्यूट्रॉल कर देगा, तो नेट चार्ज यानी कुल आवेश क्या है? कुल आवेश 0 होता है, इसलिए एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रल एटम है, उदासीन है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, -1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर लिया। तो देखो क्या बनेगा, क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल लिया तो इसमें प्रोटॉन तो 11 ही होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? पहले प्रोटॉन भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब हमने इससे निकाला तो प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो उदासीन बना देगा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रल बना देगा। एक प्रोटॉन ज्यादा है इस पे, तो एक प्रोटॉन पे कैसा चार्ज आएगा? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है ना एक प्रोटॉन पे। तो नेट चार्ज यहां पे कितना हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। ये एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो कुल आवेश जो होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा? प्रोटॉन बढ़ेंगे। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे निकाला तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो न्यूट्रल बना दिया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है तो एक प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो ये था सोडियम एटम, ये क्या हो गया? सोडियम आयन या सोडियम केटायन। तो किसी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाते हैं तो केटायंस बनते हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करें एनायंस कैसे बनते हैं, देखिए ये क्लोरीन है 17 और 35, प्रोटॉन कितने होंगे? तो 17, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 17। नेट चार्ज बताइए कितना होगा इस पे? 0। कुल आवेश क्या? 0। 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को खत्म कर देगा। अब आपने क्या किया है? इस पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या स्थिति आ जाएगी बोलो? आप कहोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन तो हो गए, सॉरी प्रोटॉन तो वही रहेंगे 17 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 18, हुए कि नहीं हुए? अब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को तो न्यूट्रल बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें ना, तो इलेक्ट्रॉन
पे कैसा 1 यूनिट पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे नेट चार्ज आ जाएगा निगेटिव, हो जाएगा कि नहीं। तो इस पे कुल आवेश जो होगा वो 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज यहां पे आएगा। अरे ऐसे भी आपको सोचना था, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर था, नेट चार्ज 0, कुल आवेश 0, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो वो एक निगेटिव चार्ज लेके आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो 3 निगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने से केटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनायन बनता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3 पॉजिटिव चार्ज। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है। तो हम इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, तो प्रोटॉन में आप चेंज नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन में आप चेंज नहीं कर सकते, हाँ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में, ठीक है। तो इस बात को हमने यहां पे लिख दिया है। देखो आयंस के बारे में डेफिनेशन भी हमने लिख दिया है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बियर्स 1 और मोर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर एक या एक से अधिक धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो उसको आयन कहेंगे। आयन कहने का मतलब जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। आयन 2 प्रकार के होते हैं, केटायंस और एनायंस। केटायन कौन, पॉजिटिव वाला आयन केटायन कहलाएगा, नेगेटिव वाला आयन एनायन कहलाएगा। अभिषेक सिंह कह रहे हैं कि एसएससी को टीसीएस का गुरूर है पर हमारे पास जुबैर सर जैसे कोहिनूर हैं। अरे वाह, क्या शायरी है भाई, शुक्रिया आपका अभिषेक साहब। हाँ, गैस की वजह से भी दर्द होता है चेस्ट में, तो इसको लैंग्वेज में भी लिख दिया मैंने ताकि आप जब पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, नोट्स में आपका रहेगा। फिर मैंने बोला कि भाई केटायंस क्या होता है, तो वैसे कण जिन पर धन आवेश होता है धनायन कहलाएगा, है ना। और कैसे बनता है, जब एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खो देगा तब धनायन बनेगा। एनायन क्या होगा, निगेटिवली चार्ज आयन, वैसे कण जिन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। कैसे बनेगा, जब एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, है ना। तो केटायन कैसे बनता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। एनायन कैसे बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनायन वो बन जाएगा, दे देगा तो केटायन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमने लिख दिया है लैंग्वेज में ताकि जब आप पढ़े तो आपको थोड़ा मजा आ जाए, ठीक है ना। समझाने के लिए तो उधर मैंने लिख ही दिया है सारा कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत है किसी को? हरिकेश कुमार गुप्ता हमारे साथ हैं, नुसरत हैं, रामाशीष कुमार हैं, राजन कुमार हैं, युक्ता सोनी हैं, शिवांग हमारे साथ हैं। तो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री नहीं आती है ना, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। आवर सारणी लास्ट में हम पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, आइसोटोप्स, समस्थानिक। वी कर लीजिएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यहां से सवाल ना पूछा गया हो। चाहे आप CHSL का एग्जाम देने जाओ, रेलवे का एग्जाम देने जाओ, RRB, NTPC, PCS, CGL, CDS, NDA, कोई भी एग्जाम होगा यहां से सवाल तो जरूर होगा। समस्थानिक, है ना, समस्थानिक। चलिए, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं कि तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है
पर द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। यहां से बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछे गए, उन सवालों का हम जिक्र करते चलेंगे। शायद आपको याद होगा पहली क्लास हमने कहा था कि एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। तो आपने कहा था सर वह पदार्थ, वो सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे मैं कहूं कि भाई ये आयरन का तत्व है, ये आयरन का तत्व है, लोहे का तत्व है, ठीक है, ये मान लिया लोहे का तत्व है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ आयरन के एटम होंगे। आयरन, आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। इसमें सिर्फ आयरन के क्या होंगे, आयरन के परमाणु होंगे। ये सब क्या है, आयरन के परमाणु। तो वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे हम तत्व कहते हैं। उसी प्रकार अगर मैं कहूं कि ये कार्बन का तत्व है, कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन का तत्व है, इसका मतलब इसमें सिर्फ कार्बन के एटम होंगे। कार्बन 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 कार्बन, ऐसा। अब देखिए आइसोटोप क्या होता है, तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या है, समान है। सबकी देखो परमाणु संख्या समान है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। जैसे एक का 12 है तो दूसरे का मान लिया 14 है, 12 है, 12 है, 12 है, 14 है ना। ये क्या है, 12 वाला है, ये 14 वाला है। तो तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ऐसे दो एटम को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। तो आइसोटोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तत्व के वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग, गौर फरमाइएगा किस पे, डेफिनेशन पे, एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आप देखिएगा कि कार्बन के परमाणु में कुछ कार्बन का मास 12 है, कुछ का 14 है, कुछ का 12 है, कुछ का 14 है। इसी को आइसोटोप कहते हैं। तो देखो आइसोटोप में हमने लिखा है कि वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न। ऐसे दो एटम को हम क्या बोलेंगे, ऐसे दो एटम को हम आइसोटोप कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। तो डेफिनेशन यहां पे लिखा है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक ही तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। जैसे कार्बन का तत्व है तो इसमें सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे, लेकिन आप देखिएगा कि इन कार्बन के परमाणुओं में किसी का परमाणु संख्या तो सबका सेम रहेगा, लेकिन किसी का द्रव्यमान 12 है तो किसी का 14 है, किसी का 12 है तो किसी का 14 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है। डेफिनेशन आया समझ में? राहुल कह रहे हैं कि नोट्स नहीं मिल रहा है। देखिएगा इस क्लास के नोट्स अपलोडेड हैं, तो अभी मैंने पंकज साहब को बोला है, देखिएगा। नोट्स अपलोडेड नहीं, सभी का अपलोड करवाइए। एक क्लास ऑफलाइन से हुई थी, वहां से मंगवा लीजिएगा अगर नहीं है तो। अभी अपलोड करवाते हैं, घबराइए मत। नेचर में पाए जाते हैं, क्यों होता है नहीं, नेचर में होता है कि कुछ कार्बन का 12 है, कुछ का 14 है, तो ये नेचर में ही पाए जाते हैं ऐसे, है ना। तो तत्व के वैसे परमाणु, देखो अपने शब्दों में लिखिएगा, तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखने जा रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन,
हेडिंग डाल लीजिएगा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। सबकी देखो एटॉमिक नंबर, ये यहां पे एटॉमिक नंबर रहता है, यहां पे मास नंबर रहता है। याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं, नेचर में ही है ये, है ना, प्रकृति में है। 3 तरह के हाइड्रोजन है ना। ये जो पहला जो है जिसका मास है 1H1, इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं जी? प्रोटियम कहते हैं। और यही दरअसल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मतलब क्या है? प्रोटियम। इसी को हाइड्रोजन आप बोलते हैं। हाइड्रोजन का मतलब है प्रोटियम। हाइड्रोजन तो 3 तरह का है, इस प्रोटियम को दरअसल हम हाइड्रोजन बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और इसको बोलते हैं गाइस ट्रीटियम। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रीटियम। ट्रीटियम। इसको डिनोट करते हैं H से, इसको डिनोट करते हैं D से, and this one, that is last one which is known as tritium is denoted by T। इसको T से डिनोट करते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक नेचर में पाए जाते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रीटियम। देखो अगर इसका आप ऑक्साइड बनाते हैं तो क्या बनेगा? H2O। और ये होता है आपका नॉर्मल वाटर जिसे हम पीते हैं। यह है आपका नॉर्मल वाटर, सामान्य जल। तो प्रोटियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे बनता है प्रोटियम डाइऑक्साइड, जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं। ये बनेगा D2O। ये कहलाता है हेवी वाटर। हेवी वाटर, भारी जल। तो देखो ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि भारी जल क्या होता है? ये द्रव्यमान में भारी होता है या नॉर्मल वाटर से भारी होता है या ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है? तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, प्रोटियम के ऑक्साइड को हम नॉर्मल वाटर कहते हैं, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। और ट्रीटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ट्रीटियम जो होता है गैस वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है माय डियर फ्रेंड्स। रेडियो सक्रिय होता है या इसी को रेडियो धर्मी भी कहते हैं। रेडियो धर्मी होता है। तो तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि भाई हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? तो वो है ट्रीटियम। एंड ट्रीटियम इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन नेचर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन नेचर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? तो वो है आपका ट्रीटियम। कौन है? ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको नेचर में मिलते हैं। एक है आपका प्रोटियम 1H1 वाला, ड्यूटेरियम 1H2 वाला, ट्रीटियम 1H3 वाला। ठीक है। प्रोटियम का ऑक्साइड नॉर्मल पानी है जिसे हम लोग पीते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हेवी वाटर कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां पे देखेंगे मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो सक्रियता हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। रेडियो सक्रियता का मतलब होता है कि वह तत्व जो टूटता है और अल्फा बीटा गामा रिलीज करता है। तो वो तत्व जो लगातार टूटता रहता है और टूटने के दौरान कुछ किरणें, कुछ रेज भी निकालता है, ऐसे तत्व को या ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो आपका ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिविटी हम एक अलग टॉपिक ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी बस ये याद कर लीजिए कि इनमें से रेडियो एक्टिव कौन है? ट्रीटियम। अच्छा, अगर हम प्रोटियम की बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम ही एक ऐसा एलिमेंट है या एटम है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर है। देखो
पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम ही एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर के बराबर है। बाकी सब का देखो मास नंबर ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर से। जैसे हीलियम देख लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। सोडियम का देख लो, एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो प्रोटियम है, आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट करके कहीं पे लिख लो, बहुत काम की चीज है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो प्रोटियम है, प्रोटियम व्हाट इज दिस? दिस इज योर प्रोटियम। प्रोटियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर के बराबर है। एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू मास नंबर, है ना? तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर किसका है? प्रोटियम का है। बाकी केसेस में इसके बाद आप जानते हैं कि आपका मास नंबर बड़ा होता है। मास नंबर बड़ा होता है किससे? एटॉमिक नंबर से। दूसरी बात, पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये जो आपका प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन 0 होता है, याद कर लीजिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम यानी हाइड्रोजन का पहला जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। पूछोगे कैसे सर? तो देखो हाइड्रोजन 1H1, बताओ इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे माय डियर फ्रेंड्स? 1। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A-Z करते हैं। A मतलब मास नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर। तो यहां पे हो जाएगा न्यूट्रॉन 1 - 1 बराबर 0। देख रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए? 3 समस्थानिक। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। प्रोटियम की खास बात क्या है? प्रोटियम की खास बात क्या है कि भाई प्रोटियम पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में ये एक ऐसा तत्व है या ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर के बराबर है, और प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, ड्यूटेरियम में 1 हो जाएगा और ट्रीटियम में 2 हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज और देखो, बड़ा अच्छा सवाल यहां से पूछा कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक का मतलब होता है कि वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो समस्थानिक मतलब कहां इनका स्थान समान? समस्थानिक का स्थान कहां पे समान रहता है? इनका स्थान कहां समान है? तो उत्तर है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में इनका स्थान क्या है? समान है, इसलिए इसे समस्थानिक बोलते हैं। आवर्त सारणी में इनका स्थान समान है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो परमाणु संख्या तो इनकी समान ही होती है ना, परमाणु संख्या समान होगी जिसके कारण पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान समान होगा, इसलिए इसको कहते हैं समस्थानिक। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि समस्थानिक का अर्थ होता है समान स्थान पे रहने वाले, तो इनका स्थान कहां समान है? उत्तर क्या था? पीरियोडिक टेबल। हाँ जी, सबके लिए मैंने बोला ना ये जीएस स्पेशल का बैच है, तो हम लेवल को वैसे ही लेके चलेंगे। शुरू करेंगे 6th से, कहां तक चलेंगे? 11th और 12th तक। कोई भी वनडे का एग्जाम आप दे रहे हो, सबके लिए रामबाण साबित होने वाला है ये बैच। पीडीएफ बच्चे अपलोडेड है, और पीडीएफ कहां मिलता है पता है तुमको? नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी अभी तक क्लासेस हुए हैं उन सबकी पीडीएफ अपलोडेड है। नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, घबराइए मत। नहीं, मार्केट में नहीं मिलेगा ये नोट्स। ठीक है जी।
ग्रुप डी हो चाहे जो हो, हर बैच के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। आप जब एग्जाम में बैठिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला था। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के देखो 3 समस्थानिक है, मैंने यहां पे लिख दिया कि प्रकृति में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जिन्हें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के रूप में जाना जाता है ना? ये हम पहले भी लिख चुके हैं। अगर प्रोटियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉर्मल वाटर बनता है, सामान्य जल बनता है। लेकिन ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हेवी वाटर बनता है। और ट्रिटियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड इन नेचर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? तो ट्रिटियम है। तो ट्रिटियम हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है और यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं सारे, ताकि आपके नोट्स में चीजें रहें याददाश्त के तौर पे, ताकि आप वीडियो लेक्चर ना भी देखें और जब आप ये पढ़ें तो हमारा चेहरा, हमारी बातें आपको याद हो जाएं कि हमने ऐसा कुछ बोला था। ठीक है? समझ में आ रहा है? पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप कैसे शो होगा? आइसोटोप का पोजीशन तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया ना, तो परमाणु संख्या तो सेम ही रहेगी। तो इनका पीरियोडिक टेबल में स्थान समान रहेगा, इसलिए इसे समस्थानिक कहेंगे। ठीक है? तो आपने देखा कि भाई हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कार्बन के 2 समस्थानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्बन 12, कार्बन 14। अब एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आइसोटोप्स आर डिफर इन, समस्थानिक किस में भिन्न होते हैं? तो कार्बन के 2 समस्थानिक बहुत कॉमन है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। ये 2 समस्थानिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं तो आप कहिएगा सर द्रव्यमान संख्या में भिन्न होते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा क्या? ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। आपसे पूछेगा कि भाई आइसोटोप्स में क्या डिफर करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो पहले इसको समझ लीजिए, फिर इस पॉइंट को हम लिख लेंगे। जैसे देखो यहां पे हमने लिखा है समस्थानिक, ठीक है, और यहां पे लिख दिया प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। तो कार्बन 12 की अगर बात करें तो बताओ इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? आप कहिएगा सर एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होगा। तो प्रोटॉन अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? इससे इसको घटा देते हैं तो 12 - 6 बराबर 6 हो गया। यानी कार्बन 12 में प्रोटॉन भी 6 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, न्यूट्रॉन भी 6 हो गए, हुए ना? नाउ अब हम कार्बन 14 पे आते हैं। कार्बन 14 में आप बताओ कि प्रोटॉन कितना होगा? तो इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन 6, तो प्रोटॉन 6 तो इलेक्ट्रॉन 6। लेकिन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? A माइनस Z करते हैं, 14 - 6 कितना हो गया? 8। अब आप देखो कार्बन 12 और कार्बन 14 को कंपेयर करो। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, क्या अलग हुआ? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये देखिए क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आइसोटोप्स आर डिफर इन, समस्थानिक भिन्न होते हैं, समस्थानिकों में भिन्न होते हैं क्या? न्यूट्रॉनों की संख्या। अरे भाई ऐसे भी सोचना चाहिए, समस्थानिक का मतलब है एटॉमिक नंबर सेम, तो एटॉमिक नंबर सेम तो प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम, तो डिफर क्या हुआ होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। बात आ रही है समझ में? तो समस्थानिकों में भिन्न होता है क्या?
न्यूट्रॉनों की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने से इसका मास नंबर भिन्न होता है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या। आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लिख लेंगे पॉइंट नंबर 1, आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है ना। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम और डिफरेंट, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं कि भिन्न होते हैं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। हैंड रिटन नोट्स, हाँ हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड होंगे ऐप पे। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होंगे कि भिन्न होंगे, सेम और डिफरेंट, ये कमेंट में बस लिखिए आप। तो गौतम कह रहे हैं कि सर डिफर होगा, बाकी लोगों का क्या ख्याल है? जया आर्या कह रहे हैं कि सेम होगा, भौतिक गुण अलग होंगे। तो आप कहेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम, आइसोटोप्स आर सेम, है ना। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्यों, क्यों समान होंगे? इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है ना। समस्थानिक कहने का मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण रासायनिक गुण समान होते हैं। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, याद कीजिए पिछली क्लास। न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होने के कारण इनके रासायनिक गुण समान होंगे। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज आइसोटोप में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां से भर भर के सवाल आपको मिलने वाले हैं। हम देखने जा रहे हैं कुछ आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं, मतलब वो टूटते हैं और अल्फा बीटा गामा रिलीज करते हैं, और उन रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है, बहुत ही उपयोग है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग, यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सॉरी आइसोटोप्स। वो आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव है, मतलब टूटते हैं और किरणें निकालते हैं, है ना, उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जैसे कार्बन 12 नॉर्मल होता है, लेकिन कार्बन 14 वाला क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ये टूटता रहता है और अल्फा बीटा गामा किरणें निकालता है। तो वो एलिमेंट या वो एटम जो टूटते रहते हैं और अल्फा बीटा गामा निकालते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। 12 वाला नॉर्मल है, 14 वाला रेडियो एक्टिव है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कार्बन डेटिंग में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग में। तो कार्बन 14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, इसका इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में किया जाता है। और कार्बन डेटिंग क्यों करते हैं, तो लिख लेंगे टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, जीवाश्म की आयु का पता लगाने में। जीवाश्म की आयु का अगर पता लगाना है तो हम कार्बन डेटिंग करते हैं, और कार्बन डेटिंग में किसका यूज होता है, कार्बन 14 का, कार्बन 14 का। जीवाश्म आप जानते हैं मृत जीवों के अवशेष को कहते हैं, है ना, और उसका एज पता लगाना है तो हम कार्बन डेटिंग करते हैं, और कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, तो देखो कोई भी जीव होगा उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों होगा, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 के रेशियो से, कार्बन 12 और कार्बन 14 के अनुपात से हम एज पता कर लेते हैं। आप देखिएगा जब 12th क्लास की केमिस्ट्री आप पढ़िएगा, ये सॉरी 11th क्लास की केमिस्ट्री और 12th क्लास की फिजिक्स, है ना, तो उसमें
रेडियो एक्टिविटी वाला जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन रहता है कि किसी सैंपल का निरीक्षण करने पर कार्बन 12 का परसेंटेज इतना था, कार्बन 14 का परसेंटेज इतना था, तो बताओ कि वो कितने साल पुराना होगा, उसकी एज क्या है ना। तो एक फॉर्मूला होता है, उससे हम लोग निकाल लेते हैं। तो उस पे आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कार्बन 14 का इस्तेमाल किस में करते हैं, कार्बन डेटिंग में। और कार्बन डेटिंग क्यों करते हैं, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। जीवाश्मों की आयु का पता कैसे लगाते हैं, किसी सैंपल में कार्बन 12 और कार्बन 14 के रेशियो से पता कर लेते हैं कि उसकी एज क्या है। उसके बाद आ जाइए यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का इस्तेमाल हम लोग अर्थ डेटिंग में करते हैं, अर्थ डेटिंग में करते हैं। और अर्थ डेटिंग क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए, पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए, या टू डिटरमाइन एज ऑफ रॉक, एज ऑफ रॉक, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए। तो पृथ्वी की एज का पता लगाने के लिए या रॉक की आयु का पता लगाने के लिए हम अर्थ डेटिंग करते हैं, और अर्थ डेटिंग में यूरेनियम 238 का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। और यूरेनियम 235 के बारे में तो आपको पता ही होगा। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे। इट इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में। तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम 235। ये भी रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम 238 ये भी रेडियो एक्टिव है। इसका इस्तेमाल अर्थ डेटिंग में करते हैं। और अर्थ डेटिंग क्यों करते हैं, पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए, चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं कैंसर के उपचार में। बार बार पूछा गया है, कैंसर के उपचार में। तो कैंसर के उपचार में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट 60 का। इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछा गया है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कोबाल्ट 60 से निकलने वाली किन किरणों का इस्तेमाल उपचार में किया जाता है, अल्फा, बीटा या गामा, बताइए। कोबाल्ट 60 से निकलने वाली किन किरणों का इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता है, अल्फा, बीटा या गामा? तो आप कहिएगा सर गामा किरणों का। तो चूंकि कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव है तो ये टूटेगा और टूटने के दौरान गामा निकालेगा, तो गामा रेज का इस्तेमाल कैंसर के उपचार में करते हैं। गामा रेज, गामा किरणें। देख रहे हैं क्वेश्चन कहां कहां से चल रहा है। उसके बाद आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल, आर्सेनिक 74, इसका इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर का पता लगाने में, ट्यूमर का पता लगाने में, टू डिटेक्ट ट्यूमर, कि ये ट्यूमर नॉर्मल है या कैंसर वाला ट्यूमर है, ये हमें पता करना है, तो हम आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के सवाल मिलेंगे। तो पहला कार्बन 14 कार्बन डेटिंग में, यूरेनियम 235 अर्थ डेटिंग में, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है। कोबाल्ट 60 से निकलने वाली किन किरणों का इस्तेमाल कैंसर के उपचार में किया जाता है, अल्फा, बीटा या गामा? क्या कहेंगे, गामा। ठीक है। नाउ अगला जो है हमारा वो है सोडियम 24। सोडियम 24, नॉर्मल वाला जो सोडियम होता है, नॉर्मल वाला जो सोडियम होता है उसका मास कितना होता है, ये होता है 23। लेकिन ये जो 24 वाला सोडियम है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो सोडियम 24 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रक्त के थक्का का पता लगाने में, रक्त के थक्का का पता लगाने में, टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्का का पता लगाने में। आपकी बॉडी में कहीं पर ब्लड जम गया है, नस कहीं पर फट गई है और ब्लड जम गया है, तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता करना है कि आपके शरीर में कहां पर ब्लड क्लॉटिंग हुई है,
तब तो उसको ऑपरेट करके हम बाहर निकालेंगे। तो शरीर के भीतर रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए हम लोग सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन 131 का इस्तेमाल, आयोडीन 131 का इस्तेमाल हम ग्वाइटर के उपचार में, ग्वाइटर के उपचार में करते हैं, घेघा रोग के उपचार में, या अवटु ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने में। आपकी जो अवटु ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने में, सक्रियता का पता लगाने में। कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सक्रिय है कि नहीं, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं, वो ठीक से प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अवटु ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए हम लोग आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड 191 का इस्तेमाल करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में, प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में, प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में। तो प्रोस्टेट के कैंसर के उपचार में हम लोग गोल्ड 191 का इस्तेमाल करते हैं और फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं ल्यूकेमिया के उपचार में, ल्यूकेमिया के उपचार में। ये सब पूछा जा चुका है। ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है? ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। रक्त कैंसर, रक्त कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। सुपर डुपर हिट सवाल है सब के सब। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में अवटु कहते हैं, है ना। अवटु ग्रंथि, हिंदी में क्या लिखेंगे इसी को? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि को शुद्ध हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी का पता लगाना है या ग्वाइटर का ट्रीटमेंट करना है। ग्वाइटर आप समझते हैं ना, आपके भोजन में आयोडीन की कमी हो गई तो ये आपका जो ग्लैंड है ना, ये स्वेल कर जाता है और बड़ा सा हो जाता है, लटक जाता है फूलकर। तो ये हमारा हो गया आइसोटोप, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर क्या है वो बायो में पढ़ेंगे हम। कैंसर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, तो जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी में, वहां पे पता चलेगा। बाकी जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं बायोलॉजी, उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर, पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें कैंसर कहलाता है प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों में होने वाला सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर कौन है? प्रोस्टेट कैंसर। और महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर कौन है? तो एक ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा सर्विकल कैंसर, है ना, सर्विक्स रीजन में। तो महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे आएगा सर्विक्स, और पुरुषों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे आएगा प्रोस्टेट। तो इन जगहों पे जो कैंसर होता है ना, उसके उपचार में गोल्ड 191 का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड शुगर क्यों होता है, जब हम पैंक्रियाज पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे, डायबिटीज वगैरह, ठीक है। तो फास्फोरस 32, पी मतलब फास्फोरस 32। पी मतलब क्या है? फास्फोरस का सिंबल होता है ना, फास्फोरस 32, फास्फोरस, ठीक है। ये तो गोल्ड है ही, गोल्ड 191। ये है आयोडीन, आई का मतलब क्या है? आयोडीन 131, आयोडीन। और ये Na मतलब क्या हुआ? सोडियम। Na मतलब सोडियम हुआ, नाट्रियम से Na आया है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आइसोबार, फिर पढ़ेंगे आइसोटोन, फिर पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और तब चलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन पे, यानी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पे एटम बम, हाइड्रोजन बम, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी, ये सब आपको पढ़ना है क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल होते हैं। और तब चलेंगे हम लोग एसिड बेसिस और सॉल्ट पे, है ना, यानी केमिकल रिएक्शन पे। तो आज के सेशन में
हाँ, कीमोथेरेपी में यूज होता है ये। रेडियोथेरेपी में यूज होता है। कीमोथेरेपी में तो केमिकल्स के थ्रू करते हैं, रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि एनर्जेटिक, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन जैसे गामा रेज भेज कर क्या करते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो जब हम लोग कैंसर पढ़ेंगे वहां पे इन बातों का और डिटेल से जिक्र होगा, क्योंकि वो बायो का टॉपिक है। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बायो को यहाँ पर घुसाना ठीक नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में गाइस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।